हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत है। मैं सर्विस डॉक्टर मनोज अग्रवाल। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेकर के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिसका नाम है, ठीक है, FRBM एक्ट और हाल ही में राजकोषीय घाटे के बढ़ने के कारण। दोनों चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। आप अनअकैडमी के यानी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, जो है अनअकैडमी। और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लाइव और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ इसके साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा। इसके लिए अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गूगल प्ले और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और माई सेल्फ इज मनोज अग्रवाल। आई एम फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल economy and having 11 year plus teaching experience and based and writer of many competitive books। और मेरा अकेडमी पर channel भी है, जो आप अनअकैडमी, ठीक है, @मनोज नाम से देख सकते हैं। आपको अनअकैडमी टॉप 100 एजुकेटर्स देता है इसके साथ साथ, जिससे आप तैयारी करके अपनी करियर को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी में यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में आपके 15,000 प्लस कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आपका ऑप्शनल पेपर, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस एंड स्टडी और आंसर राइटिंग कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। हम आपको दो प्रकार की कोर्सेज देते हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस में आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड और शेड्यूल मिलेगा, जिसमें आप मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 ईयर का फीस स्ट्रक्चर आपका 49,500 है तो यहाँ 44,550 हो जाएगा। 2 ईयर्स का 72 है तो यहाँ पे 64,800 हो जाएगा। 3 ईयर्स का 90 है तो यहाँ पे 81,000 हो जाएगा। आप 1 ईयर जैसे बड़े कोर्सेज में एडमिशन लें। सेकंड हमारा आइकॉनिक है। आइकॉनिक में हमारी प्लस की 4 विशेषताओं के साथ यहाँ पे आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। और यहाँ आपको मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि ईयर का फीस स्ट्रक्चर 69,500 है तो यहाँ 62,550 हो जाएगा। यहाँ 1,07,000 है 2 ईयर का तो 96,300। वहाँ 3 ईयर्स का जैसे देखिए 141 है तो 126,900 होगा। इसी प्रकार से ऑप्शनल में भी आप मेरा प्रयोग करें, और 11:30 बजे मेरी ऑप्शनल की क्लासेस चलती हैं, आप ज्वाइन करें। लोक प्रसाद अनअकैडमी आपका एक नया इवेंट लेके आया है, अनअकैडमी कॉम्बैट करके, जिसमें आप, ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रत्येक दूसरे रविवार को, ठीक है, यानी 15 दिन के पश्चात इसका आयोजन किया जाता है 11 बजे। और इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स में होगा, 13 कॉम्बैट्स इस सेक्शन में डिवाइडेड होगा। और इसमें आप फर्स्ट आएंगे तो आपको एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड को एप्पल का आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल का एयरपॉड और फोर्थ को आपको, ठीक है, जो आपके टॉप 100 से उनको 1000 रुपीज का अमेजोन वाउचर मिलेगा। आप जानते हैं कि यूपीएससी के अभी अगले साल होने वाले एग्जाम में अब छः महीने बचे हैं। और इस 6 मंथ को लेकर के अनअकैडमी के द्वारा, ठीक है, अभी 21 दिसंबर से एक नए बैच अनाउंसेस किए गए हैं, जिसमें आप देखोगे, ठीक है, 6 मंथ के लिए 6 मंथ का बैच स्पेशल है, जिसमें बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों तीनों मीडियम में है, तीनों फॉर्मेट में है। वहीं 1 ईयर यानी 2022 को ध्यान में रख के नया बैच स्टार्ट किया गया है। और वहीं, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, 2023 को ध्यान में रख करके एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। तो आप देख रहे हैं लेकर के इसमें तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है। 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन करें। और आइकॉनिक, जैसे कि मैंने बताया, तो दो कोर्स हैं, एक प्लस एक आइकॉनिक। तो आइकॉनिक के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से इसमें सब्सक्रिप्शन लें और अपने बढ़े हुए प्राइस से बचने का प्रयास करें। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, मैं इसके अलावा टॉपिक डिस्कस किया था कल आपको, और बजट की मेरी क्लासेस हो चुकी। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बजट को एक्सप्लेन किया है, तो मैं आशा करूंगा और आप उससे अपेक्षा भी करूंगा आप लोग उससे जरूर जुड़ें मेरे से, और उन क्लासेस को जरूर देखें। और मैंने राजकोषीय घाटा आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में और उसके क्या प्रभाव है। आज हमारा क्लास का टॉपिक है फिक्सड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, 2003। ये 2003 में बनाया गया था। इस एक्ट के बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे और एक बार अच्छी तरह से फिर से देखें। जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, कि भारत में फिक्सल लेवल पे यानी राजकोषीय लेवल पर, राजकोषीय स्तर पर सरकार की वित्तीय जवाबदेहिता तय करने के लिए, इसकी
सरकार की वित्तीय जवाबदेहिता को तय करने के लिए और बजट को एक इस प्रकार से लागू करना बनाना ताकि हम अपनी देश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। उसके लिए हमारी संसद के द्वारा 2003 में, अगस्त 2003 में इस अधिनियम को लाया गया। नाम से ही इसके क्लियर है, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व। यानी फिक्सल लेवल पर राजकोषीय स्तर के स्तर पर, राजकोषीय आप जानते हैं, राजकोषीय जब शब्द यूज करते हैं, फिक्सल टर्म यूज करते हैं, तो राजकोषीय नीति भी हमारे देश में बनाई जाती है, आपको पता होगा। और राजकोषीय का मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, व्यय, ठीक है, आय, व्यय और ऋण से संबंधित नीति को क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति बोलते हैं। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व यानी सरकार आय भी करे, व्यय भी करे और ऋण भी ले, तो इसके लिए वो उत्तरदायी हो, उसका उत्तरदायित्व तय किया जाए। और इसके अलावा उसी और राजकोषीय नीति को लागू सरकार किसके माध्यम से करती है, मैंने बताया था आपको कि जो फिक्सल पॉलिसी होगी, फिक्सल पॉलिसी को गवर्नमेंट क्या करेगी लेकर के, पॉलिसी को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है थ्रू द बजट। तो उसका जो बजट बनाया जाए, तो बजट का भी क्या हो, अच्छी तरह से प्रबंधन हो, तो राजकोषीय उत्तरदायित्व भी हो और बजट का ठीक प्रकार से प्रबंधन भी हो। इसके लिए अधिनियम लाया गया था। और ये कब लाया गया था, अगस्त 2003 में इसको लागू किया गया। और तथा अधिनियम को लागू करने के नियम कब बनाए गए इसके, यानी अधिनियम बनाया गया और नियम कब बनाए गए, जुलाई 2004 में इसके नियम अधिसूचित किए गए, ठीक है, यानी नोटिफाई किए। प्रश्न उठता है कि एफआरबीएम एक्ट है, तो इसके क्या उद्देश्य है, क्या इसके उद्देश्य, कि पहला उद्देश्य, जैसे पहला क्या मुख्य रूप से उद्देश्य की मैं चर्चा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालीन बृहद बृहद आर्थिक स्थिरता में अंतर पीढ़ीगत समता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बना, इंटर जनरेशनल इक्विटी। यानी आप इतना अभी से खर्चा करके इतना ज्यादा सरकार के ऊपर बोझ न डालें, नागरिकों के ऊपर बोझ न डालें, जिससे भविष्य में बढ़ने वाली संभावनाएं हैं उनकी क्या हो, ठीक है, बाधित हों। और साथ में हमारे देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कहीं खतरे में ना आ जाए। इसके लिए क्या बनाया जाए सरकार को, यानी आप काम करो, खर्चा करो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कर्जा लो, लेकिन ये समझते हुए कि उसका भुगतान भविष्य की पीढ़ी को करना है, तो उतना ही कर्जा लो जितना कि वह आगे हमारी अर्थव्यवस्था उसको सहन कर पाए और आर्थिक रूप से गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित। तो अधिनियम केंद्र सरकार के ऋण और राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार कितना ऋण ले सकती है और उसके राजकोषीय घाटे की ऊपर यानी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इसके बारे में। और इसने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाने और सीमित करने का सुझाव दिया, यानी बाध्यता तय की सरकार की, उत्तरदायित्व तय किया कि आप 3% से ज्यादा अब इस पर खर्चा नहीं कर सकते। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आगे। वर्ष 2004 में 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों ने अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व विधान, फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन को लागू किया। यानी स्वयं राज्यों ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्वयं के लिए, जैसे केंद्र के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, तो यहाँ पे किसके लिए ले लिया गया वो लेकर के, राज्यों ने भी अपने यहाँ अलग से ऐसे कानून बनाए जो राज्यों की स्टेट जीडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 3% तक की बजट घाटे की सीमा को निर्धारित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ये भी आ चुका है, ध्यान रखना, याद रखना इस चीज, ठीक है, ये सब। और ये पूछा गया है कितने अधिकतम सीमा तक, ठीक है, क्या कर सकते हैं, राजकोषीय घाटे को होना चाहिए जीडीपी का तो 3% तक। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह बियरेबल है, यह यहाँ पे अर्थव्यवस्था सहन कर सकती है, सुचारू रूप से संचालित रह सकती है। कर्जा होना चाहिए लेकिन जीडीपी के 3% से। यह केंद्र सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मध्यम अवधि ढांचे यानी मीडियम टर्म फ्रेमवर्क में राजकोषीय नीति के संचालन को भी अनिवार्य बना। यानी यह अधिनियम में क्या किया गया कि सरकार अपने राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता लेके आए। राजकोषीय कार्यों में पारदर्शिता मतलब, ठीक है, सरकार अपने सार्वजनिक आय में, सार्वजनिक व्यय में और सार्वजनिक ऋण में अधिक ट्रांसपेरेंसी ले, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करे।
और मध्यम अवधि मतलब मीडियम टर्म फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है कि 2 से 5 वर्ष के बीच में मीडियम टर्म हो गया, ठीक है, 1 ईयर तक क्या हो गया लेकर के शॉर्ट टर्म हो गया, और 5 से अधिक क्या हो गया लॉन्ग टर्म हो गया। तो क्या कह रहा है कि मीडियम टर्म फ्रेमवर्क राजकोषीय नीति के संचालन में अनिवार्य, मतलब इसके लिए इस अधिनियम में मीडियम टर्म फिक्सल पॉलिसी स्टेटमेंट कि आगामी सरकार 2 से लेके 5 साल के बीच में क्या करेगी, कैसे करेगी, और उसकी क्या क्या रणनीतियां होंगी, इसमें ये बताया जाता है। बजट के साथ ये प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्येक वर्ष बजट के साथ। ध्यान रखना इस बात को कि सरकार द्वारा बजट के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य पेश किया जाता है, जो 3 वर्ष के लिए, मैंने कहा था दूसरे 3 वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व ये राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है कि 3 वर्ष तक आप सरकार कैसे। ठीक है, क्लियर है यहां तक लेकर के आगे। लेकिन इस अधिनियम में एक एस्केप क्लॉज यानी कि एक्ट के तहत छूट प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और खास करके ये कोविड-19 के दौरान ज्यादा महत्वपूर्ण। एस्केप क्लॉज मतलब छूट का प्रावधान। इसमें इस अधिनियम में क्या है, एफआरबीएम एक्ट की धारा 4 की क्लॉज 2 के तहत केंद्र सरकार कुछ आधारों का हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है। यानी एनुअल फिक्सल डेफिसिट का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। कैसे? पहला, राजकोषीय सुरक्षा या युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध। यानी कि मान के चलो ये किसी देश के साथ युद्ध शुरू हो जाए तो आप अपने फिक्सल, ठीक है, डेफिसिट को थोड़ी ना देखोगे, आप अपने देश की सीमा के लोगों की सुरक्षा। युद्ध हो जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाए, तो यह नहीं देखा जाएगा कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, आप क्या करोगे कि देश को कैसे बचाऊं और आगे कैसे बढ़ाऊं, ये सोचो। क्लियर? राष्ट्रीय आपदा, जैसे अभी कोरोना आ गया, कोरोना में देखो पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया, इससे आपदा आई कि नहीं, इससे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया गया। और आप जानते हैं इससे के बाद अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ। तो इस समय सरकार का उद्देश्य फिक्सल डेफिसिट को देखना नहीं है, या उसके उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि क्या है कि हमारे देश में लोगों की जान कैसे बचे और कैसे इसका विस्तार होने से रोका जाए, और किस प्रकार से इस आपदा से राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण में लाया जाए, ये प्रमुख उद्देश्य, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो। कृषि का पतन, यदि कृषि का पतन हो जाए, सरकार ने क्लॉज डलवाए, मैंने नहीं, ये सरकार ने क्लॉज डलवाए अभी कि कृषि का पतन यानी एग्रीकल्चर का नुकसान हो जाए बहुत बड़े स्तर पर, तो उस स्थिति में भी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सरकार नहीं देखी। और अर्थव्यवस्था में जब संरचनात्मक सुधार किए जाएं, संरचनात्मक सुधार मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जैसे कि अभी आप देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया, जैसे मैं जो बैंकिंग रिफॉर्म हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने 1991 में हमने क्या किया, 1991 में न्यू इकोनॉमिक, ठीक है, रिफॉर्म्स किए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आ गए थे हम। इस प्रकार के सुधार किए जाएं तो उस समय इन लक्ष्यों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा। तो किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट, और क्या हो कि किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट हो जाए, जैसे कि आप देखते हो अप्रैल से जून 2020 का, आप जान रहे हो कोरोना की वजह से हमारे यहाँ कितना -23% हमारी जीडीपी में गिरावट आई पिछले वित्तीय वर्ष के अपेक्षा। तो ये तो क्या कह रहा है, पिछली 4 तिमाहियों के औसत से कम 3%, यहाँ 3 नहीं भैया, यहाँ तो 23 हो गया है की गिरावट आ जाए। हो गया क्लियर? आगे अब देखो, ये तो हमने बताया था देखिए एफआरबीएम एक्ट के बारे में। अब इसी से संबंधित भारत में आपको एक चीज और जानकारी दे देता हूं मैं, कि इसी से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी इसके रिव्यू करने के लिए, यानी इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किसकी, एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाएगी, जो इसके अध्यक्ष एन के सिंह थे। क्या नाम था? एन के सिंह। ये 5 मेंबर कमिटी ऑन द फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट रोड मैप बनाने के लिए एफआरबीएम एक्ट के ऊपर गठित की गई, हेडेड बाय फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी राज्यसभा एमपी एन के सिंह। सबमिटेड रिपोर्ट इन 31 अक्टूबर 2016, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कर दी, 2016 में। की रिकमेंडेशन क्या थी इसकी, मुख्य क्या इसकी सुझाव थे, इसके क्या मुख्य सुझाव थे, या इसकी क्या सिफारिशें थी? तो न्यू स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फॉर डेप्थ एंड फिक्सल टारगेट, इसने क्या कहा
कि एफआरबीएम एक्ट की जगह पर, ठीक है, ऋण एवं राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए वैधानिक ढांचे का निर्माण किया। यानी कि ऋण एवं राजकोषीय लक्ष्यों के लिए नए वैधानिक ढांचे का निर्माण कर, और एनेक्ट न्यू, क्या कहा, अधिनियमित करो, क्या नया, नया क्या, कि डेब्ट एंड फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। यानी एफआरबीएम एक्ट की जगह पर डेब्ट एंड फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक्ट, यानी कि ऋण एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम लेके आओ। एंड इन परसुएंस ऑफ द न्यू एक्ट एनेक्ट एंड अडॉप्ट द डेब्ट एंड फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल, और इसको अधिनियमित करने के बाद इसके रिलेटेड, ठीक है, ऋण एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व नियम भी बनाओ, जैसे कि मैंने एफआरबीएम एक्ट बताया था और उसके रूल भी मैंने बताए थे। तो एज पर ड्राफ्ट सजेस्टेड बाय द सम कमिटी, जैसे कि उन्हें सिफारिश की उसके आधार पर। अडॉप्ट अ प्रूडेंट मीडियम टर्म सीलिंग फॉर जनरल गवर्नमेंट डेब्ट, यानी सरकार को अपने आप मध्य स्तरीय क्या करना चाहिए, कि अपनी जीडीपी का 60% तक, अपनी जीडीपी के 60% से अधिक सरकार कर्जा नहीं लेगी। अपने टोटल जीडीपी का, जैसे मान के चलो देश की टोटल जीडीपी हमारी 200 लाख करोड़ रुपए है, क्या है, 200 लाख करोड़ रुपए। तो मान के चलो सरकार ने कर्जा कितना लेना है, कि 120 लाख करोड़ रुपए तक सरकार ले सकती है अपना कर्जा, इससे ऊपर सरकार नहीं। यदि सरकार ने 120 लाख करोड़ से ऊपर लिया, इसका मतलब इकोनॉमी डेंजर में आ रही है और वो अपनी डेप्ट एंड फिक्सड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का पालन नहीं। और ठीक है, एडॉप्ट सीलिंग ऑफ, और क्या कहा, टू बी अचीव नो लेटर देन 2023, और जिसे कब तक प्राप्त करना है सरकार को, 2023 तक। कि जी जो हमारा कर्जा है हमारी जीडीपी के लिए, जो सरकार ने कर्जा ले रखा है, कुल कर्जे का जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सम्मिलित हैं, वो कितना होना चाहिए, कि वो जीडीपी का 60% से ज्यादा नहीं। विद इन द ओवरऑल सीलिंग स्पेसिफाइड above, adopt a ceiling of 40% for centers and balance 20% for state, जिसमें 40% केंद्र सरकार की और 20% किसकी, राज्य सरकार। यानी 60 में क्या है, ब्रेकअप किया, 40 और 20। Adopt fiscal deficit as a key operational target consistent with achieving the medium term debt ceiling, यानी कि फिक्सल जो राजकोषीय घाटा है उसको एक मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाए और मध्य स्तरीय ऋण में उसकी सीलिंग में, यानी कि रोक में उसको शामिल किया जाए। जैसे देखो उसने क्या प्रपोज किया है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, तो इसने देखो 2000, ठीक है, अभी इन्होंने क्या बताया, 16-17 में इन्होंने बताया 49.4%, जो रिपोर्ट इसकी 16 में आई थी उसी समय दे रहा है। और क्या कह रहा है, 22-23 में कितना लेगा केंद्र सरकार, 40% लेगा, यानी इसने टारगेट बनाया 38.7 का। इसने क्या कह रहा है लेकर के, देखो 2022-23 में ये इसका अनुमान है या प्रपोज किया इस कमेटी ने, कि 22-23 तक जीडीपी, यानी कि आपका जो फिक्सल डेफिसिट है, जो आपका ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये 2.5% हो, और राजस्व घाटा है वो कितना हो, 0.8%, जो कि 2016-17 में 2.3 था और ये 3.5। इसने ऐसी सिफारिश की। आगे अब देखो इसने, ठीक है, अपना प्रपोजल दिया है, इसने सारी चीजें बताई हैं। तो क्या बता रहा है, लेट्स सी दैट। tightening the purse string, a new plan for sustainable government finances, यानी इसने सतत राजकोषीय सुझाव दिए हैं वित्त के लिए। तो क्या, रिपील द एग्जिस्टिंग एफआरबीएम एक्ट 2003 एंड द एफआरबीएम रूल्स 2004। मैंने बताया था क्या करना, एफआरबीएम एक्ट को और एफआरबीएम रूल्स को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। दूसरा, एनेक्ट न्यू डेब्ट एंड फिक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट एंड एडॉप्ट न्यू रूल्स, और उसके स्थान पर ऋण एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम और उससे संबंधित नियम को लाया जाए। और क्या किया, कि गवर्नमेंट डेब्ट मेन एंकर्स, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के ऋण के मुख्य उद्देश्य वो क्या है, लेकर के घटक क्या है, कि शिफ्ट फ्रॉम फिक्सल डेफिसिट टू गवर्नमेंट डेब्ट, ठीक है, एज अ न्यू एंकर ऑफ फिक्सल मैनेजमेंट। इसने कहा कि अब राजकोषीय घाटे से अब क्या होना चाहिए, डेब्ट की तरफ, गवर्नमेंट डेब्ट, सरकार की ऋण की तरफ न्यू एंकर के रूप में, यानी नई प्रकार की चीज के रूप में, नई युक्ति के रूप में सरकार शिफ्ट करे। और टारगेट जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू 60% ऑफ जीडीपी, मैंने बताया 2023 तक लाना है, और जिसमें 40% में 40% केंद्र का, 20% राज्यों का। आगे क्या बताया, फिक्सल डेफिसिट द ऑपरेशनल टूल्स,
तो मैंने यहाँ पे बताया, देखो उसने 38% यहाँ बताया है। फिक्सल जीडीपी का 2.5 और रेवेन्यू डेफिसिट कितना 0.8% में बताया था। ठीक है, इसने यहाँ पे बताया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड फिक्सल ट्रांसपेरेंसी कैसे लाया, संस्थागत सुधार और राजकोषीय, ठीक है, पारदर्शिता कैसे लाया जाए, कि मिनिमम इंटरेस्ट पेमेंट ऑन रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, यानी सरकार कम से कम ब्याज भुगतान के लिए क्या करे, रिफंड ऑफ टैक्सेस एंड इस प्रकार की चीजों को करे। मूव टुवर्ड वेस्ट, यानी इस चीजों को आप देख लेना, मैं बता चुका हूँ वही चीजें शॉर्ट में। अब मैं आगे की चीज डिस्कस कर देता हूँ। राजकोषीय घाटे में वृद्धि, भारत में इस समय वर्तमान में राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही है, वो क्या है और क्यों है और उसके क्या कारण है, इन चीज की हम देखेंगे, अब ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला, आप जान रहे हैं कोविड 19 की महामारी के परिणाम स्वरूप भारत के राजकोषीय घाटे में बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुआ है। और जून 2020 में समाप्त पहली तिमाही के दौरान यह, ठीक है, यानी कि बजटीय अनुमान का 83.2% यानी 6.62 लाख करोड़ रुपए पहुंच। आप सोच के देखो, पहली तिमाही में ही अपने जितना सरकार ने खर्च करने का या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय किया था, उसका वो पहले तिमाही में ही वो 83% पहुंच। ये अपने आप में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को महामारी के प्रकोप से बचाने और महामारी के परिणाम स्वरूप राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त ऋण के कारण देश का राजकोषीय घाटा 8% रहने की संभावना है, जबकि इसको हम पहले टारगेट कितना किए थे, 3.5%। तो कितना होने की संभावना है, 8% होने की संभावना। ये अपने आप में बड़ी अलार्मिंग है। ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 1999 से 1999 90 है ये, 90 से अब तक, 90 से अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह, एक सेकंड, यस 99 ही करें इसको। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह किसी भी पहली तिमाही के लिए प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक राजकोषीय घाटा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए। यानी 1999 से लेकर अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह पहली बार है कि पहली तिमाही है जिसमें प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक राजकोषीय घाटा पाया। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय बजट में देश के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7.96 लाख करोड़ रुपए अथवा जीडीपी का 3.5% निर्धारित किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया कि अभी कितना पहुंच गया है, 6.6 लाख करोड़ रुपए, जबकि कितना था, 7.96 था। और अपने लक्ष्य का कितना पहुंच गया है, 83%, और जबकि ये 3.5% होना चाहिए, 3.5 तो पहली छमाही के आसपास ही पहुंच। आप देख रहे हो, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड था। हमने देखो टारगेट सेट किया फिक्सल डेफिसिट का 3.5%, राजस्व घाटे का 2.7%, और प्रभावी राजस्व घाटे का 1.8%, और प्राथमिक घाटे का 0.4%। तो घाटे के कारण क्या है, इनकी हम चर्चा करते हैं लेकर के, कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण, कि इसमें वृद्धि हो रही है तो उसके कारण क्या है, क्यों वृद्धि हो रही है, कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण, किसके कारण, कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। इसके सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है, जो कि सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण है। यानी कि सरकार का राजस्व सबसे कम आया है, यानी कि गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू होना चाहिए था उससे कम आया है। इसके कारण सरकार की राजकोषीय घाटी में वृद्धि हो गई है। और केंद्र सरकार ने अतिरिक्त उधार लेने की योजनाओं की घोषणा पहले से ही कर दी है, अतिरिक्त उधार लेने की, यानी ऊपर से सरकार एडिशनल क्या लेने जा रही है, बोरोविंग करने जा रही है, घोषणा कर चुकी है सरकार कि हम अलग से क्या लेंगे, कर्जा लेंगे, कर्ज लेंगे, सरकार ने पहले से ही कह दिया है। और जो कि जीडीपी का लगभग कितना है, 5.7%। सोचो आप, कितना है, 5.7। और जो कि हम अभी कितना कर चुके हैं, कि लगभग 3% हम जीडीपी का, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा है वो पहली तिमाही में ही पूरा हो गया। और यहाँ पे कितना है, 5.7, तो क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो, 8% तो क्या रहेगा, इस वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा रहेगा। इससे राजकोषीय घाटे में और अधिक वृद्धि हो सकती है। होगी कि नहीं होगी, निश्चित रूप से वृद्धि होगी।
निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 की अवधि में सरकार का क्या, फिर शुद्ध यानी कि गवर्नमेंट का नेट टैक्स रिवेन्यू 2,69 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? 2,69 लाख करोड़ रुपए था। जबकि इसी अवधि में बीते वर्ष में कुल राजस्व कितना था? 4 लाख करोड़ रुपए। तो आप सोच के देखो, 2.7 मान लो, वो कितना है? 4 है। इसका मतलब 1.3 लाख करोड़ रुपए तो क्या है, सरकार के पास पहले से ही कम आए। लाख करोड़ रुपए क्या है? कम पहले से आए। ऊपर से सरकार को क्या लेना पड़ रहा है? उधार लेना पड़ रहा है, अतिरिक्त उधार लेना पड़ रहा है। तो आप सोच के देखो हमारे देश की वित्तीय स्थिति कैसी हुई। तो इस अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 1.9 लाख करोड़ रुपए रहा। डायरेक्ट टैक्स कितना आया? 1.19 लाख रुपए आया। जो बीते वर्ष की अवधि में कुल प्रत्यक्ष कर कितना था? 1.51 लाख करोड़ रुपए था। इसका मतलब पिछली बार की अपेक्षा भी इसमें क्या हुआ? लगभग 40, ठीक है, हजार करोड़ रुपए के आसपास इसमें क्या आई है? गिरावट आई है, जो कि अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय है, जिसकी अभी मैंने चर्चा की। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो ठीक है, मैं आपको इसमें एक चीज बताई मैंने लेके। अच्छा, एक चीज और समझ लेना आप लोग लेकर के आगे से इसमें, ये देखो, राजकोषीय घाटा जो हम पढ़ रहे हैं ना, राजकोषीय घाटा, इसमें आप, मैंने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, राजकोषीय घाटे के एक तो प्रभाव को भी ध्यान में रखें। आप, प्रश्न बनेगा जो परीक्षा में, कि क्या प्रभाव है किसके ऊपर? अर्थव्यवस्था के ऊपर। और दूसरा आप देखें इसमें लेके क्या, कि वृद्धि है, तो वृद्धि के कारण क्या है? राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है, वृद्धि के कारण, और किस संदर्भ में? अभी ये मैंने बताया, लेकिन कोविड-19 के संदर्भ में। ठीक है, इसको देखें। तीसरा एनके सिंह कमेटी है, लेकर मैंने बताया लेकर के, इस चीज को आप देखें लेकर के। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग लेकर के, इसने क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन किए हैं, इनको याद रखना। ठीक है। और इसके अलावा आपसे, ठीक है, अभी हाल ही में जो भी रिसेंट अपडेट्स आएंगी, यानी जो भी आगे अपडेट्स आएंगी, अपडेट्स पे आप थोड़ा सा, यानी कि आप न्यूज़पेपर्स या मैगजीन में जो भी चीज आएंगी लेकर के, न्यूज़पेपर या मैगजीन में, आप उन चीज के ऊपर क्या रखना, नजर रखना, कि इससे संदर्भ कोई संबंधित कोई भी न्यूज आ रही है तो आप प्लीज उसको जरूर देखें और उसके साथ। ठीक है। तो ये मेरा आज का क्लास था, और फिर हम लोग मिलेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास में आगे से। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।